अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आज हम बात कर रहे हैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो एक तहरीक नई उभरती हुई नज़र आ रही है। तहरीक इन ए वे कि वो तहरीक पहले ही चल रही है, जिसे महारंग बलोच यकजहती कमेटी की जो सरबराह हैं वो लीड कर रही थी, और जिस तहरीक ने पूरे बलूचिस्तान के अंदर अवाम को इकट्ठा किया है। एक पूरी बलोच अवाम, उसके साथ साथ पश्तून भी इस तहरीक का हिस्सा हैं, नौजवान, और हज़ारा भी देखने को इसके अंदर मिलते हैं। तो इस तहरीक का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त रहा अब तक जितना भी हमने देखा, लेकिन अब चूँकि उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है, हमने ज़िक्र किया पिछले प्रोग्राम्स के अंदर, और 20 तारीख से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो उनके जो रहनुमा हैं, जिनके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त डॉक्टर महारंग बलोच, जिनके ऊपर इस वक़्त केसेस हैं, वो दहशतगर्दी के केसेस भी अ, उनके ऊपर बनाए गए हैं, और इनके साथ नौशीन कमरानी हो गई, फिर इसी तरीके से बीबो बलोच होगी, बीबराक बलोच हैं, ये कोयटा से, और कलात और दीगर एरियाज से इनके और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खुसूसन कोयटा से। फिर इसी तरीके से कराची से हमने देखा परसों कि जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट रहनुमा है बलोच यकजहती कमेटी की, जिनका नाम समीउद्दीन बलोच है, उनको भी कराची के अंदर एक पीसफुल असेंबली करने के पादाश में गिरफ्तार किया गया, और फिर उनको कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कराची के अंदर, उन्होंने उनको बरी करार दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वो कोर्ट से निकली हैं, दोबारा से 3 एमपीओ के मुकदमात के तहत जो अदालत का जो अहाता है, उधर से ही उनके वकला जब उनको बाजियाब करा के लेके जा रहे थे, तब दोबारा से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो एक सिंध हुकूमत का चेहरा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में बहुत वाज़े होके नज़र आया है, जो कि अपने आप को बहुत प्रो राइट्स जमात कहलाती है, कंसीडर करवाती थी, लेकिन अब वो हमें इस तरीके से नज़र नहीं आ रही, और यही इनका किरदार हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जिसे लीड करते हैं मीर सरफराज बुगटी साहब। तो उनकी हुकूमत ने भी क्रैकडाउन किया। तो ये तमाम तर सूरत हाल, और इसमें पकड़ धकड़, और खुसूसन ख्वातीन के साथ जो मिस हैंडलिंग हुई है, मैन हैंडलिंग हुई है स्टेट की तरफ से, इसके ऊपर अब जो बलूचिस्तान के नेशनल या जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्रस जमातें, खसूसन उसमें जो सरदार हैं अख्तर जान मिंगल साहब, जिन्होंने हालिया महीनों में इस्तीफ़े दिए थे असम्बलियों से भी, उन्होंने खसूसन इस चीज़ को बहुत फ़ील किया है कि उनकी जो कौम की बेटियाँ हैं, उनके साथ जिस तरीके से मैन हैंडलिंग हुई है, उनके सरों से दुपट्टे छीने गए हैं। बल्कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर एक बलोच लड़की, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है कराची प्रेस क्लब के सामने से ग़ालिबन, और उसकी कमीज़ को इस तरह से खींचा गया कि उसके यहाँ से सारा उसका कंधा तक नंगा हुआ। तो और सर से दुपट्टे भी छीने गए। तो ये इस तरह की जो सलूक है, इसके ऊपर सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, उनकी गैरत जागी है, और उन्होंने ऐलान किया है कि ये अपने जो बेटियां हैं, अपनी कौम की बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने इनके हक में और उनकी बाजियाबी के लिए, और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू है, उसको मज़ीद उजागर करने के लिए, ताकि वो इशू जिसके अंदर इल्ज़ाम स्टेट के ऊपर लगता है कि वो एलिजिडली इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, उस इशू को, उसका हतमी और मंतकी उस इशू को अंजाम दिया जा सके। तो उन्होंने कॉल दी थी परसों रात को, जब उनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके घर के अंदर, साजिद तरीन साहब के घर में, जिसमें उनकी जो लीडरशिप है उनकी पार्टी की, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप की, तो उसके अंदर फैसला ये किया गया था कि बाकायदा एक शटर डाउन किया जाएगा 25 तारीख को, जो कि कल थी। आज के हवाले से उनकी कॉल ये थी कि मुज़ाहिरे किए जाएंगे बलूचिस्तान भर के अंदर। फिर कल 27 मार्च उन्होंने
प्रिपरेशन के लिए रखे हुए हैं, लेकिन 28 मार्च को उन्होंने ऐलान किया है कि सरदार अख्तर जान मेंगल की सदारत के अंदर एक वर्ड से लेकर कोयटा तक मार्च किया जाएगा। ये तकरीबन लगभग 200 किलोमीटर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये फासला बनता है और ये मार्च किया जाएगा कोयटा तक। और उन्होंने ये कहा है कि ईद में जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनकी जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन हैं, जिसके अंदर उनकी बीवियां शामिल हैं, उनको ये नहीं पता कि वो अभी उनकी बीवियां हैं भी कि नहीं, या फिर उनकी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो अपने प्यारों का इंतज़ार करती रहती हैं। तो क्यों ना इस दफ़ा हम उनके साथ ईद मनाएँ और उनकी जद्दोजहद में हम अपना हिस्सा डालें, और ताकि अ, फ्यूचर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उस इशू को कोई हतमी और मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए इस इशू को। और साथ-साथ बहरंग बलोच और जो दीगर रहनुमा इस वक्त बीवाईसी के इस वक्त पकड़े हुए हैं, हिरासत में हैं, उनको बाजियाब कराने के लिए मुतालबात आगे लेकर बढ़ाया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हम नज़र आ रही है। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा है, जो कि ट्विटर पे मैंने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, चाहे वो पश्तून पार्टियां हैं, पश्तून लोग हैं, चाहे वो हज़ारा हैं, हज़ारा पार्टियां हैं, चाहे वो बलोच लोग हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, कौम परस्त जमातें हैं, उन सबको दावत देते हैं वो कि वो इस मार्च का हिस्सा बने 28 मार्च को, वर्ड से लेके कोयटा तक। तो इस हवाले से हमने कल एक और डेवलपमेंट देखी थी, वो ये आई थी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जिसके सरबराह मीर सनाउल्लाह ज़हरी हैं, जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं नून लीग के दौर में, उन्होंने इस मार्च की हमायत की है। और आहिस्ता आहिस्ता दीगर जमातों की तरफ से भी हमायत आना शुरू हो गई है, जिसके अंदर बलोच जमहूरी वतन पार्टी जो है, वो भी उन्होंने शायद इसको ज्वाइन करने का फैसला किया है। बीवाईसी बलोच यकजहती कमेटी, इन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि हम भी इनका भरपूर साथ देंगे। जबकि हालांकि साथ तो डेफिनेटली अब दीगर जमातें उनकी उनकी तहरीक का हिस्सा बन रही हैं, जो कि उनकी सक्सेस है। लेकिन साथ साथ समी दीन बलोच का भी बयान सामने आया है, जब उनको पकड़ा जा रहा था अदालत के हाथे के बाहर से, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो तहरीक है वो पीसफुल है और पीसफुल रहेगी, और पीसफुल रहकर हमने अपने जो मकासद है उसको हासिल करना है, और वो पीसफुल तहरीक में ही बिलीव करते हैं। उनको उन्होंने ये भी कहा कि वो जानती हैं कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है कि जो हक के लिए तहरीकें होती हैं, जद्दोजहद होती है, उसके अंदर मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मुश्किलों से कतराते नहीं हैं। अदवार मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो डिटरमिन्ड हैं, उनकी अ, उनकी पूरी कमिटमेंट है। इसके साथ दूसरा जो इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली उस क्लाइमेट ऑफ फियर की बात करना चाह रहा हूँ, जो कि इस्लामाबाद में खुसूसन और दीगर शहरों में बड़े खुसूसन जैसे कराची में होने वाले वाक़यात सहाफ़ियों के साथ और मीडिया के साथ हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने गुज़िश्ता हफ़्ते में एक केस देखा, जो कि अहमद नूरानी का था। अहमद नूरानी, आपको पता है कि बड़े क्रिटिकल सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करते हैं और बड़ा नाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको अ, निशाना बनाया गया, उनको उनको तशद्दुद किया गया था उनके उनके ऊपर, उनकी क्रिटिकल सहाफ़त की वजह से। और इसके बाद उन्होंने हेल्थ वाइज़ बहुत मुश्किल हालात भी गुज़ारे हैं, और लेकिन वो फिर अमेरिका चले गए, और अमेरिका से बैठ के अब वो काम करते हैं, और अपना एक प्लेटफॉर्म है फैक्ट फोकस, जिसके ऊपर वो बहुत क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर, गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं। फैक्ट फोकस पे उनकी सहाफत, हम स्टोरीज देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रिपल्स क्रिएट उन्होंने किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। और उसमें हमने ये देखा है कि बहुत सारे इदारों और शख्सियात जो करप्शन में मुलवस रहे हैं, जो सिक्योरिटी की मैटर्स में मुलवस रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ के अंदर मुलवस रहे हैं, उनको उन्होंने एक्सपोज़ किया है, जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है पसंद नहीं किया जाता। और फिर हमने ये भी देखा कि इस गुज़िश्ता हफ़्ते में उनकी फैमिली, जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-14 में मुकीम है, उनके घर में, जहाँ पे उनके भाई और उनकी बहन और वालदा रहते हैं, उनको 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 डराया-धमकाया गया। उनके 2 भाइयों को वहाँ से ज़बरदस्ती अगवा करके लेके गए हैं। और
پھر پولیس مقدمہ بھی درج نہیں کیا جا رہا، اور صحافیوں کے پریشر کے اوپر، اور جو وکلاء ہیں جو کہ بہت ان ایشوز کے حوالے سے سینسٹیو ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، پرو بونو بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک درخواست سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی ہوئی ہے ان کے بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے۔ اور یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ کیونکہ جو اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ احمد نورانی اپنی جو کریٹیکل صحافت ہے اس کو ترک کریں، اور اس آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر آج صبح ایک اور اہم انسیڈنٹ ہوا، وہ G8 سیکٹر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بہت کریٹیکل پاکستان میں آواز کنسیڈر کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں، جن کی قلم کی کاٹ اور نوک بہت تیز اور باریک ہے۔ ان کا نام ہے وحید مراد صاحب، جو کہ سپریم کورٹ خصوصاً کور کرتے آ رہے ہیں گزشتہ 20 سال سے۔ بڑے کریڈیبل صحافی تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کی بھی باتیں، ان کی بھی آواز، ان کی بھی جو ایک طرز صحافت ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا حلقوں کے اندر، اور ان کو بھی خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آج ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا ہے ان نون لوگوں کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ان نون پاکستان میں کون ہوتے ہیں؟ اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ افغان شہری ہیں، اس لیے ان کو یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی وائف کا کہنا ہے کہ وحید مراد نے ان کو اپنا شناختی کارڈ اپنے جو گھر کے دروازے اس کے نیچے سے ان کو دکھایا، پیش کیا، اور پھر بھی وہ نہیں مانے، اور انہوں نے ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر ان کو مس ہینڈل کیا، ان کے اوپر تشدد بھی کیا، ان کی ساس کے اوپر تشدد کیا جو گھر میں موجود تھی، اور ان کو بھی زبردستی لے جایا گیا ہے وہاں۔ جب یہ کارروائی ہو رہی تھی، واقعہ ہو رہا تھا، صحافیوں نے ایک اور صحافی وہاں پر موجود اس ایریا میں ان کو، جو کہ راجہ صوبان ان کا نام ہے، ینگ صحافی ہیں، ان کو بتایا کہ آپ فوری سے پہلے جائیں کہ وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے اپنے موٹر سائیکل پہ، تو ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان سے موبائل فون چھین لیا گیا، ان کو مارا گیا، کو ان کے بیان کے مطابق گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پاسورڈ بھی لیا گیا موبائل کا، اور ان کے موٹر سائیکل کو بھی ڈیمیج کیا گیا اور دھمکایا بھی گیا۔ موبائل فون وحید مراد کے بھی لے لیے گئے گھر سے، اور ان کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی۔ اور یہ تمام واقعات جو ہیں ایک پورا کلائمیٹ آف فیئر کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان آوازوں کے لیے جو کریٹیکل ہیں، جو کہ بولتی ہیں، جو کہ بات کرتی ہیں، سوال اٹھاتی ہیں، اور جو کہ اپوز کرتی ہیں گورنمنٹ یا اسٹیٹ کے بہت سے معاملات کے اوپر۔ تو ان آوازوں کو زبان خاموش کرنے کے لیے یہ کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور اس وقت سینسرشپ بہت عروج پر ہے پاکستان میں۔ اور اس تمام سارے ان واقعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جو باقی صحافی ہیں وہ بھی اپنی آواز کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ اسی ہفتے میں ہم نے کراچی میں بھی فرحان ملک کے ساتھ، جو کہ سما کے سابق امپلائی بھی ہیں، ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں، ان کا اپنا جو پلیٹ فارم ہے رفتار کے نام سے، اس کے اوپر کچھ ایسا کریٹیکل مواد اس کو جواز بنا کے ان کے اوپر پیکا کے قوانین کا اطلاق کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ کل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا سٹی کورٹ کراچی کے اندر، آج دوبارہ ایک اور نیا مقدمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے ملیر کورٹ کے اندر، اور وہاں پر ان سے عدالت سے ان کا 14 روزہ ریمانڈ مانگا گیا، جو کہ عدالت نے 14 روزہ تو نہیں دیا، لیکن 7 روزہ کی خبر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام واقعات بہت کریٹیکل ہیں پاکستان میں، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، پیسفل اسمبلیز کے حوالے سے، اور کریٹیکل ڈسینٹنگ نوٹس کے حوالے سے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو، ہم آپ کو یہ ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر بات کریں۔ ان کے اوپر جب بات کریں گے تو ہی جو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہوگا، اور دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں اور شہریوں کے جو جائز حقوق ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے، ان کے اوپر کس قسم کی قدغنیں اور کس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ان کو دبایا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اس بات کے ساتھ کہ آپ کو مزید ان ایریاز سے، خصوصاً بلوچستان ہو گیا، فاٹا ہو گیا، فارمرلی فاٹا کے بھی، اور جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر امپورٹنٹ، ان کے اوپر بات
आप तक पहुँचाते रहें और हमारी सहाफ़त बहुत बैलेंस्ड होती है। हम दोनों अतराफ़ को कवर करते हैं और मैक्सिमम आवाज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद